Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Environment Education Awareness and Training EEAT. PIB की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम जानेंगे एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग के बारे में. इट इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड मोबिलाइज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन. ये जो है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो नाम ही है एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है. इसका मकसद है प्रमोट करना एनवायरमेंटल अवेयरनेस को, मोबिलाइज करना स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए. फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम, क्या फीचर्स है प्रोग्राम का? ग्रांट इन एड फॉर नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम. इसमें ग्रांट इन एड दिया जा रहा है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम के लिए. फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इको क्लब, यानी फॉर्मेट किया जाएगा मोर देन 1 लाख इको क्लब को. और दूसरा ग्रांट इन एड दिया जा रहा है नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम एनएनसीपी के लिए फॉर फील्ड विजिट नेचर कैंप इन प्रोटेक्टेड एरिया, ताकि फील्ड विजिट या नेचर कैंप लगाया जा सके प्रोटेक्टेड एरिया पे. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माध्यम से समझाया जा रहा है इमेज के. अवेयरनेस, एटीट्यूड, एक्शन एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए. तो अवेयरनेस यानी नॉलेज और स्किल, एटीट्यूड कंसर्न और सिटीजनरी, और एक्शन यानी रिसर्च और पार्टिसिपेशन, ताकि इसके माध्यम से कंजर्व किया जा सके और इसका बेनिफिट सबको मिल सके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022. हम जानेंगे रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट के बारे में. ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, सब कुछ समझेंगे. Released by IUCN, this report has highlighted the use of the Restoration Barometer tool as the only tool currently used by government to track progress on the implementation of restoration target. इसको रिलीज किया गया है IUCN के द्वारा रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट को. ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करता है कि जो उपयोग है रिस्टोरेशन बैरोमीटर टूल का, ये एक लौटा टूल है जिसका करंटली उपयोग किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ट्रैक किया जा सके प्रोग्रेस को इम्प्लीमेंटेशन का, रिस्टोरेशन टारगेट का. The tool was first launched in 2006 as the Bond Challenge Barometer. और ये जो टूल था इसको पहली बार लॉन्च किया गया था कब? 2016 में, बॉन्ड चैलेंज बैरोमीटर के दौरान. 2016 नॉट 2006. इस रिपोर्ट के बारे में हम जान लें. रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022 has highlighted that the investment of $26 billion across 18 countries have brought 14 million hectare of degraded landscape, an area about the size of Greece under restoration. जो रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट है 2022 का, ये हाईलाइट कर रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट किया गया है $26 बिलियन का अक्रॉस 18 कंट्री पे. इसने लाया है 14 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंडस्केप एरिया को, जो कि साइज होगा आपका ग्रीस के बराबर का रिस्टोरेशन में. रिस्टोरेशन होता क्या है? तो रिस्टोरेशन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एम्स टू रिक्रिएट, इनिशिएट और एक्सेलरेट द रिकवरी ऑफ एन इकोसिस्टम दैट हैड बीन डिस्टर्ब. जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होता है इसका मकसद होता है रिक्रिएट किया जाए, इनिशिएट किया जाए या एक्सेलरेट किया जाए रिकवरी को इकोसिस्टम का जिसको कि डिस्टर्ब कर दिया गया था. अबाउट बॉन्ड चैलेंज, बॉन्ड चैलेंज के बारे में भी हम समझ लें. The Bond Challenge is a global effort to restore 150 million hectare of the world degraded and deforested land by 2020 and 350 million hectare by 2030. जो बॉन्ड चैलेंज था ये ग्लोबल एफर्ट था रिस्टोर करने के लिए 150 मिलियन हेक्टेयर वर्ल्ड के डिग्रेडेड लैंड और डिफॉरेस्टेड लैंड का 2020 तक, और 350 मिलियन हेक्टेयर का इसका टारगेट है 2030 का. IUCN के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता था. IUCN के बारे में भी हम जान ले. IUCN is a membership union uniquely composed of both government and civil society organization. Created in 1948 and headquartered in Switzerland, it is the global authority on the status of natural world and the measures needed to safeguard it. जो आपका IUCN है ये मेंबरशिप यूनियन है, यूनिकली कंपोज करता है दोनों ही गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को. इसको क्रिएट किया गया था 1948 में. इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड पे है. ये ग्लोबल अथॉरिटी है जो स्टेटस रखता है नेचुरल वर्ल्ड पे और मेजर्स करता है जो आवश्यकता है उसके सेफगार्ड के लिए. सक्सेस फैक्टर और जो उसका रिजल्ट और बेनिफिट हुआ इसको हम देखेंगे. तो पॉलिसी, प्लान और इंस्टीट्यूट, फाइनेंसिंग, टेक्निकल प्लानिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे कुछ सक्सेस फैक्टर है. और रिजल्ट और बेनिफिट इसका क्या हुआ? तो हेक्टर जो कि एरिया ऑफ लैंड है, क्लाइमेट इंपैक्ट, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट और जॉब क्रिएशन यानी सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट हम कह सकते हैं. ये सारे इंडिकेटर है जिसका उपयोग किया जाता है रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लास रिपोर्ट ऑन वॉश. तो हम जानेंगे ग्लास रिपोर्ट जो है वॉश के ऊपर इसके बारे में. कल भी हम लोगों ने ग्लास रिपोर्ट को कंसीडर किया था, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको भी समझेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. According to World Health Organization Director General, increasing the frequency and intensity of climate-related extreme weather events continue to impact universal access to safe and sustainability managed water, sanitation and hygiene wash.
जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है, उनके अनुसार जो बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट का, ये कंटिन्यू इंपैक्ट करेगा जो यूनिवर्सल एक्सेस है सेफ और सस्टेनेबली मैनेज वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन वॉश को। The GLAS report released by WHO and UN Water provide the most up-to-date information on WASH system in more than 120 countries, making it the biggest data collection ever. और जो ग्लास रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया जाता है WHO और यूएन वाटर के द्वारा, तो किसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, WHO और यूएन वाटर के द्वारा। ये बता रहा है कि ये सबसे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वॉश सिस्टम को लेके, जिसमें मोर देन 120 कंट्रीज है, जो कि बिगेस्ट डाटा कलेक्शन है अभी तक का। की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, क्या की हाईलाइट है इस रिपोर्ट का? वॉश एंड हेल्थ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्लान ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड ऑन हैंड हाइजीन इज कॉन्स्टेंट बाय अ क्रिटिकल लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसी और प्लान का वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटी पे और हैंड हाइजीन को लेके, ये कांस्टेंट कर रहा है क्रिटिकल लैक ऑफ फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी के कारण। क्लाइमेट रेसिलेंस ऑफ वॉश सिस्टम, मोस्ट वॉश पॉलिसी प्लान डू नॉट एड्रेस क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क टू वॉश सर्विस। और जो ज्यादातर वॉश पॉलिसी या प्लान है ये नहीं एड्रेस कर रहा है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को वॉश सर्विसेज के लिए, जो कि इसको जितना इसका बेनिफिट होना चाहिए उसको नहीं रिप्राइव करने में कर रहा है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इनसफिशिएंट वॉश फंडिंग वाज रिपोर्टेड बाय 75% ऑफ कंट्री। जो वॉश का फंडिंग है जिसको रिपोर्ट किया गया 75% कंट्री के द्वारा, वो इनसफिशिएंट है। लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी ये पीछे किसी को नहीं छोड़ रहा है। मेजर टू रीच वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड सेटिंग विच वॉश सर्विस लैक मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। जो मेजर है ताकि पहुंचा जा सके वल्नरेबल पॉपुलेशन तक और सेट किया जा सके वॉश सर्विसेज को, लेकिन कमी है मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्स, इनसफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग वॉश सर्विस डिलीवरी। और जो इनसफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है ये लिमिट करता है वॉश सर्विस डिलीवरी को। जेंडर, इंक्रीज इंक्लूजन, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग आर नीडेड टू इंश्योर वुमेन आर कंसिडर्ड इन वॉश डिसीजन एंड सर्विस। इंक्रीज किया जाए इंक्लूजन को, फाइनेंशियल सपोर्ट को और मॉनिटरिंग को, जो कि आवश्यक है इंश्योर करने के लिए कि वुमेन को कंसीडर किया जाए वॉश के डिसीजन और सर्विसेज में। डाटा यूज की अगर हम बात करें, डाटा नॉट सफिशिएंटली यूज इन डिसीजन ऑन प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन फॉर वर्क। जो डाटा है उसको सफिशिएंटली नहीं यूज किया जा रहा है डिसीजन प्लानिंग पे या रिसोर्स एलोकेशन के लिए वॉश का। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफन डू नॉट फुली परफॉर्म देयर फंक्शन। और अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से नहीं परफॉर्म कर रही है उनके फंक्शन को। ये आप देख सकते हैं जो इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है स्ट्रांग वॉश सिस्टम के लिए, तो ये आपका एक्टिव एंड एनर्जी एंगेज सिटीजन, स्ट्रांग गवर्नमेंट लीडरशिप, और ये बता रहा है जो रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस जो कि फोकस करता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जेंडर और सोशल इंक्लूजन, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, सेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, मॉनिटरिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंसिंग, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स, अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन, सर्विस डिलीवरी एंड बिहेवियर चेंज। और ये इंक्लूसिव लास्टिंग वॉच, ये जो है आपका अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का टारगेट भी है। नोट करने वाली बात जो है, जो मैंने आपको बताया कि कल जो ग्लास किया पढ़ा था हम लोगों ने, लास्ट क्लास में जो डिफरेंस है, तो ग्लास एंड ग्लास आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है, दोनों के स्पेलिंग में अंतर है। आप पहले ये देख लीजिए। तो जो आपका पहला वाला ग्लास है GLASS, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम, ग्लास रिपोर्ट ऑफ WHO, ये बताता है एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच को कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए, जिसमें शेयर किया जाता है डाटा को कंट्रीज के द्वारा ताकि एक्टिवली सपोर्ट किया जा सके कैपेसिटी बिल्डिंग पे और मॉनिटर किया जा सके जो स्टेटस है एग्जिस्टिंग और न्यू नेशनल सर्विलेंस सिस्टम का। और जो सेकंड था आपका ग्लास GLAS, ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, UN वाटर इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय WHO। ये आपका UN वाटर इनिशिएटिव है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है WHO के द्वारा। The objective of GLAS is to provide policy and decision maker at all level with a reliable, easily accessible and comprehensive analysis of wash system to make informed decision for sanitation, drinking water and hygiene। और जो ऑब्जेक्टिव है ग्लास का कि ये प्रोवाइड करे पॉलिसी और डिसीजन मेकर को हर एक लेवल पे एक रिलायबल, इजिली एक्सेसिबल और कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस वॉश सिस्टम का, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर और हाइजीन को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल रेल प्लान NRP। जानेंगे हम PIB का न्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में। नेशनल रेल प्लान इनवाइजेड दैट द शेयर ऑफ फ्राइट ट्रैफिक बाय रेल शुड गो अप फ्रॉम द करंट शेयर ऑफ 27% टू 45% बाय 2030। जो नेशनल रेल प्लान है जिसको कि इनवाइजेड किया गया है, ये बताता है कि जो शेयर है फ्राइट ट्रैफिक का रेल का, ये आपका बढ़ेगा करंट शेयर से 27% जो भी है ये बढ़ के 45% हो जाएगा 2030 तक। गवर्नमेंट हैड कम अप विद द नेशनल रेल प्लान लास्ट ईयर। गवर्नमेंट जो है उन्होंने लाया था नेशनल रेल प्लान को लास्ट ईयर। क्या ऑब्जेक्टिव इस प्लान का हम समझते हैं? टू क्रिएट कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड बाय 2030 विच इन टर्न वुड कैटर टू ग्रोथ इन डिमांड राइट अप टू 2050। यानी क्रिएट करने की बात कही गई है कैपेसिटी को डिमांड के पहले ही 2030 के, ताकि कैटर किया जा सके ग्रोथ को जो डिमांड होगा 2050 तक।
इंक्रीज करने की बात कही गई है। जो मॉडल शेयर है रेलवे का 27% करेंटली से 45% तक 2030 तक, ताकि नेशनल कमिटमेंट जो है रिड्यूस करने का कार्बन एमिशन को वो पूरा किया जा सके। टू एसेस द एक्चुअल डिमांड इन द फ्लाइट एंड पैसेंजर सेक्टर, एक्सेस करने में मदद मिलेगा जो एक्चुअल डिमांड है फ्लाइट और पैसेंजर सेक्टर का। Forecast growth of traffic in both flight and passenger year on year up to 2030 and on a decadal basis up to 2050। अब फोरकास्ट किया गया है कि ग्रोथ होगा ट्रैफिक में दोनों ही फ्लाइट और पैसेंजर पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में अप टू 2030 तक और डिकेडल बेसिस में अप टू 2040 तक। रिड्यूस करने की बात कही गई है ट्रांजिट टाइम को फ्लाइट सब्सटेंशियली, ताकि इंक्रीज किया जा सके एवरेज स्पीड को फ्लाइट ट्रेन का जो अभी 22 किलोमीटर पर आवर है इसको बढ़ा के 50 किलोमीटर पर आवर करने की बात कही गई है। रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन बाय नियरली 30% एंड पास ऑन द बेनिफिट टू द कस्टमर। रिड्यूस करने की बात कही गई है जो ओवरऑल कॉस्ट है रेल ट्रांसपोर्टेशन का 30% तक और इसका जो बेनिफिट है वो कस्टमर को पहुंचाया जाए। जो कंस्ट्रक्शन है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का, ये इंपॉर्टेंट है हाई डेंसिटी रूट के लिए। बेनिफिट क्या है आपका डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का, इसको भी हम समझते हैं। हायर थ्रो आउटपुट पर वैगन एंड पर ट्रेन, इसका जो थ्रो आउटपुट पर वैगन पर ट्रेन होगा वो ज्यादा होगा, यानी ये रन करेगा हेवली होल ट्रेन के ऊपर जिसका ओवरऑल लोड जो होगा वो 13,000 टन का होगा। लोअर एनर्जी कंजम्पशन होगा, यानी जो रिड्यूस करेगा ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट को। रिडक्शन इन ट्रांजिट टाइम, और जो समय लगता है उसको भी कम करेगा। ये रिड्यूस करेगा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का और बेटर यूटिलाइज करेगा रोलिंग स्टॉक को। अदर प्रोग्राम ऑफ रेलवे फॉर फ्लाइट, इसके अलावा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है रेलवे के द्वारा फ्लाइट के लिए, टैरिफ रैशनलाइजेशन एंड टैरिफ फ्लाइट इंसेंटिव स्कीम, टैरिफ नेशनलाइजेशन और टैरिफ फ्लाइट इंसेंटिव स्कीम चलाया जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्लाइट वर्क्स के, डाइवर्सिफाई किया गया है फ्लाइट वर्कर्स को। ऑटोमोबाइल फ्लाइट ट्रेन ऑपरेशन स्कीम हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब कंटेनर फॉर 2 व्हीलर ट्रैफिक। न्यू गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी, एक नया गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी हो गया। और ये सब पार्ट है नेशनल रेल प्लान विजन 2030 का, जिसको लॉन्च किया गया है ताकि एक्सेलरेट किया जा सके जो इम्प्लीमेंटेशन है कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जानेंगे हम इसके बारे में, ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो आपका ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है ये अभी हाल ही में न्यूज में था। जो मीटिंग हुआ था आपका स्पेशल कमिटी का इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को लेके, जो मॉडिफाइड प्रवती कलिसिंधी चंबल पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेट किया गया है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए, जो कि पार्ट है आपका नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के। तो ये जो है कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखना होगा मैप में। ERCP aims to harvest surplus water available during the rainy season in river in southern Rajasthan such as Chambal and its tributary including Kunnu, Parvati and कालिसनी एंड ट्रांसफर इट टू डेफिसिट बेसिन इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। जो आपका ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है इसका मकसद है हार्वेस्ट किया जाए जो सरप्लस वाटर जो कि अवेलेबल होता है रेनी सीजन के दौरान रिवर में साउथर्न राजस्थान के चंबल और उसके ट्रिब्यूटरी में, जिसमें कि कुन्नू, पार्वती और कालिसनीति भी आता है, और ट्रांसफर किया जाए इसको जहां पर डिफिसिट बेसिन है साउथ ईस्टर्न राजस्थान के। इससे रिलेटेड जो कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल जो आपका है, इसका मकसद है इरिगेट करना वेस्टर्न राजस्थान को हिमालयन वाटर से। जो ओरिजिन था इसका 204 किलोमीटर फीडर कैनाल का, वो हरिके बैरेज से हुआ था जो कि आपका सिचुएटेड है पंजाब में। ये आप देख सकते हैं जो लिंक करने की बात कही गई है, ये आपका कैलिस नदी हो गया, ये आपका चंबल रिवर हो गया, ये प्रभावती रिवर हो गया, उसका ट्रिब्यूटरी, इन सबको लिंक कर दिया जाएगा ताकि जो रिवर है सरप्लस से डेफिसिट एरिया में प्रोवाइड किया जा सके वाटर को। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोपोलिक इन डेजर्ट स्टेट कैसे करने की बात कही गई है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इज ऑल सेट टू गेट यूनियन कैबिनेट अप्रूवल, इसको बहुत जल्द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल मिल जाएगा। ये जो आपका 40,451 करोड़ का प्रोजेक्ट ये किया जाएगा 3 फेज में, और प्रपोज किया गया है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 7 ईयर पे। जो प्रोजेक्ट है वो एड्रेस करेगा ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन डिमांड को 13 डिस्ट्रिक्ट को राजस्थान के। इसका मतलब है मोर वाटर होगा सबके लिए। जो वर्क है वो इन्वॉल्व करेगा, चैनलाइज किया जाएगा चंबल रिवर वाटर को, जहां पे वो वेस्ट होता है उसको वेस्ट होने की जगह पे जहां जरूरी है वहां के लिए। तो कहां कहां किया जाएगा ये आप देख सकते हैं मैप से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.